ठीक है, तो विल स्टार्ट द क्लास नाउ। जैसा कि आप लोग ने देखा है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी कल हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट डिड वी डिस्कस? Impacts of dams on environment. यस, इम्पैक्ट ऑफ डैम्स ऑन एनवायरनमेंट, स्पेशली लार्ज डैम्स का जो इम्पैक्ट होता है ना, ये जो हमने कल डिस्कस किया था, इट वाज पर्टिकुलरली फॉर लार्ज डैम्स। ठीक है ना, इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, उसी की कंटिन्यूएशन में वी विल रीड फर्दर। और भी बहुत सारी चेंजेस हैं जो कि क्लाइमेट में चेंजेस लाते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपने जैसे देखा ना कि वाटर पॉलिसी जो इंडिया में यूज हो रही है, वो क्या चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रही थी? That was emphasizing on the construction of large dams for irrigation and generation of electricity. Large dams कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे फॉर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, और न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी फॉलो की जा रही थी विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इन इंडिया, है ना, टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये सब जो हुआ ना, इन सब से क्या हुआ, ऑल्दो लार्ज डैम्स बिल्ट हो गए और न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो होना शुरू हो गए, लेकिन ये सब दे वर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। इसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, सॉइल इरोजन इरोजन बढ़ गया और लैंड का डिग्रेडेशन हो गया। और जब लैंड का डिग्रेडेशन हो गया तो इट लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, दिस इज इन शॉर्ट आई हैव टोल्ड यू। पहले हम आज थोड़ा सा ये देख लेते हैं व्हाट इज इट। ठीक है ना, सॉइल क्या है, और ये बेसिक, थोड़ी सी बेसिक बातें अबाउट सॉइल देख लेते हैं, देन आई विल टीच यू अबाउट सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो वी केम टू नो कि ऑल्दो लार्ज डैम्स बिल्ट हुए और ये न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो हुई, लेकिन इनके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए। तो क्योंकि हम सॉइल इरोजन पढ़ने जा रहे हैं, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल। ठीक है ना, तो व्हाट इज सॉइल? देखो, अर्थ का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, उसको हम कहते हैं सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है ना, ओके। सेकेंड, सॉइल जो है, दिस इज बेसिक अबाउट सॉइल, ऑल्दो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आप लोग जान लो थोड़ा सा, तुम्हारे आपके बुक में है तो मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। अदरवाइज मोस्टली जो आएगा वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सॉइल इरोजन पे आएगा या लैंड डिग्रेडेशन पे आएगा। ठीक है ना, तो जैसे ये ऐसी है सॉइल जो है ना, ये कुछ लेयर्स की बनी होती है। दे आर 4 लेयर्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट लेयर इज नोन एज द टॉप सॉइल, द सेकेंड लेयर इज नोन एज द सब सॉइल, the third weathered rock and the fourth is known as the bedrock। ये चार लेयर्स के नाम याद कर लीजिए। टॉप सॉइल क्या है? टॉप सॉइल जो होती है वो टॉप लेयर की सॉइल होती है, और इसमें सबसे ज्यादा जो मिनरल्स में रिच होती है, एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस वो है जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ठीक है, तो टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा यू कैन से कि सबसे ज्यादा फाइन पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, जब प्लांट डिके करता है ना, जब प्लांट सड़ जाता है, गल जाता है, तो डिके करके वो क्या बना देता है, ह्यूमस बना देता है। एंड ह्यूमस इज वेरी गुड फॉर top layer for fertility of the soil। ठीक है, below the top layer there is another layer that is called the subsoil। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द टॉप सॉइल, द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड द सबसॉइल। ठीक है, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड द सबसॉइल। तो ये सबसॉइल क्या है? जो फर्स्ट लेयर से हमारे मटेरियल्स रिमूव हो जाते हैं ना, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, ma'am. ओके, जो फर्स्ट लेयर से हमारे मटेरियल्स रिमूव हो जाते हैं ना, टॉप लेयर से, पानी के जाने से, पानी जब सीप करता है, जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं, और तो थोड़ा सा जो टॉप लेयर की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाती हैं और ये बना देती हैं सब सॉइल, दैट इज द सेकेंड लेयर। और उसके बाद आपको आता है द पेरेंट रॉक, दिस इज द थर्ड लेयर, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक भी कुछ भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेदर्ड रॉक होता है। इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता है। ठीक है ना, देखो ना, थोड़ा रॉकी है, यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है ना, थोड़ा रॉक्स टाइप के आ रहे हैं, तो इनको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज नोन एज द फोर्थ लेयर इज नोन एज द बेड रॉक। ठीक है, बेड रॉक क्या होता है? ये जो है सॉइल को मिनरल देता है, बस इतना याद रखना कि ये सॉइल को मिनरल देता है। ठीक है,
अब ये तो हो गया सॉइल के बारे में जनरल बातें, थोड़ा सा कह देना कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, और सॉइल के ये डिफरेंट लेयर्स हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक एंड बेड रॉक, ठीक है। और टॉप सॉइल में क्या जो सबसे अच्छी, टॉप सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिच इन मिनरल्स एंड कंटेन्स ह्यूमस, अ लॉट ऑफ ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ये एक जनरल डिस्कशन था अबाउट सॉइल। नेक्स्ट विल गो टू सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन? अच्छा, हमने ऑलरेडी देख लिया है ना कि जो मॉडर्न कल्टीवेशन टेक्निक्स हम फॉलो कर रहे थे और इरिगेशन प्रोसेस जो फॉलो कर रहे थे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स कर रहे थे, या इरिगेशन कैनाल्स बना रहे थे, या रिजर्वायर्स बना रहे थे, इससे क्या हुआ कि सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर गई, कम हो गई, घट गई। कैसे घट गई? वाटर लॉगिंग होने लगा, सैलिनाइजेशन बढ़ गया, है ना। लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड ऑल दिस। आर यू एबल टू गेट मी? आप लोग मुझे समझ Yes, पा ma'am. रहे हो ना? Yes, ma'am. ठीक है। तो क्या हमने देखा कि ये सारे मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की वजह से क्या हुआ? सॉइल की क्वालिटी घट गई। कैसे घट गई, डिग्रेड हुई? ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज्ड सैलिनाइजेशन, ठीक है ना। अब आता है सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन हम उसको कहते हैं ना जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो एकदम टॉप मोस्ट लेयर है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जब वो रिमूव हो जाता है ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड रीजंस, कुछ भी नेचुरल वजह से Lean या कोई मैन flood. मेड रीजन की वजह से, तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस, इसको हम कह देते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। ये जो ऊपर की सॉइल होती है ना, जो कि वेरी रिच इन ह्यूमस होती है, वो रिमूव हो जाती है। अब कैसे रिमूव हो जाती है, क्यों रिमूव हो जाती है ऊपर की सॉइल? देखो, जो ऊपर की सॉइल होती है ना, सॉइल में वो सबसे ज्यादा लाइट होती है, हल्की होती है। तो जब हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, या खूब बारिश होती है ना, तो क्या होता है कि क्योंकि ये हल्की होती है तो ये इजिली हट जाती है। अब ज्यादा तेज बारिश होगी तो क्या होगा? बह जाएगी वो मिट्टी, वो रुकेगी नहीं ना। वो बहुत लाइट है तो वो पूरी बह जाएगी, ठीक है। इसी तरह से बहुत तेज आंधी आएगी तो क्या होगा? टॉप लेयर को उड़ा के ले जाएगी, Yes, ma'am. ठीक है। तो बस यही है कि टॉप लेयर क्योंकि बहुत लाइट होती है, इट इज वेरी लाइट, तो ये रिमूव हो जाती है। अच्छा, कैसे कैसे हो सकता है इरोजन का कॉज? क्या क्या चीजें सॉइल इरोजन कॉज कर सकती हैं? देखो, एक तो विंड है नंबर वन, फिर वाटर, जैसे कि रेन होता है, एक्सट्रीम रेन हो रहा है, एक्सेसिव रेन हो रहा है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कौन से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? स्पेशली द मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि अब इंडिया में यूज होती हैं। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मैं बताती हूँ, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन इन अ वाइल। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, जब जो एनिमल्स होते हैं, कुछ भी, जैसे गोट है या काऊ है, ये सब क्या होता है, बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं प्लांट्स को, ट्रीज को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रीज मर जाती हैं, मोस्टली प्लांट्स डिके कर जाते हैं। जब प्लांट्स डिके कर जाएंगे तो मिट्टी तो बिल्कुल ही खाली हो जाएगी ना, जमीन बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो जब आंधी तूफान आएगा तो और इजिली मिट्टी रिमूव हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन और ज्यादा होता है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? वी कैन से ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, है ना। एक्सेसिव रेनफॉल होता है, विंड आती है, तो विंड की वजह से सॉइल का टॉप लेयर रिमूव हो जाता है। और उसके बाद ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एनिमल्स जो है, बहुत ज्यादा एनिमल्स एक ही बार में सपोज छोड़ दिया आपने खेत में, बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ छोड़ दिया, तो क्या होता है, सारी बकरी जो है ना, आपने देखा भी होगा, अगर आप कभी गाँव गए होंगे तो देखा होगा, काफी हंगामा होता है अगर बकरी खेत में चली जाती है तो, है ना। बहुत सारी बकरियां एक साथ चली गई और सारा जो भी आपने सपोज वीट ग्रो किया था, सारे वीट को खा गई या सारे राइस को खा गई, तो क्या होगा, वो तो ग्रो नहीं करेगा ना दोबारा, तो वो तो पूरी लैंड खाली हो गई, ठीक है ना। तो इससे अब तुम जब लैंड खाली हो जाएगी, देयर विल बी नो मोर प्लांट्स ऑन द लैंड, और जब लैंड पे प्लांट्स नहीं होंगे तो मिट्टी और ज्यादा एम्प्टी हो जाएगी, तो सॉइल के ऊपर की लेयर के हटने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज जनरल थिंग, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, एक जनरल बात है। तो
दैट वाज अबाउट सॉइल इरोजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, और साइड में देखा था कि टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है दैट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी। तो जब टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा, इट विल रिमूव सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो घट जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इज सॉइल डिग्रेडेशन। ये दो तीन टर्म्स हैं जिनको याद रख लेना, सॉइल इरोजन है, सॉइल डिग्रेडेशन है। तो जब सॉइल की, जैसा कि टर्म है, डिग्रेड मतलब घटना या खराब होना, ठीक है ना। तो सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल की क्वालिटी घटना या खराब होना। तो व्हेन द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज डिग्रेडेड ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड रीजंस, इट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। जब सॉइल की क्वालिटी घट जाएगी ड्यू टू नेचुरल, नेचुरल क्या क्या है बताती हूँ, और मैन मेड रीजंस क्या क्या है ये बताती हूँ। तो जब भी सॉइल की क्वालिटी घट जाएगी नेचुरल कोई तरीके से या मैन मेड रीजंस के तरीके से, मैन मेड यानी जो हमने कुछ किया है, एक्स्ट्रा कुछ कर दिया हमने, मॉडर्न टेक्निक्स यूज किया, इस तरह की चीजें जब फार्मर्स करते हैं तो उसको मैन मेड रीजंस कहते हैं, ठीक है ना। और नेचुरल वो होता है जो क्लाइमेट से होता है, जिसपे ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं है, खुद ब खुद होते हैं, उनको हम नेचुरल कहते हैं। तो नेचुरल या मैनमेड रीजन से सॉइल की क्वालिटी घट जाती है तो उसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अब नेचुरल क्या क्या हो सकता है, नेचुरल कॉजेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, फ्लडिंग, फ्लडिंग होगी, बाढ़ आएगा तो क्या होगा, पूरी ऊपर की लेयर मिट्टी की बह जाएगी। जब ऊपर की मिट्टी बह जाएगी तो सारा जो ह्यूमस था वो चला जाएगा, राइट। जब ह्यूमस चला जाएगा तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, घट जाएगी। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से भी वही होगा, अर्थ हट जाएगा और उससे जो है ऊपर की लेयर पूरी खराब हो जाएगी। वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, आपने देखा होगा मूवीज में, लावा फ्लो करता है, ये सब देखा है ना मूवी में, कैसे वोल्केनो फटता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर जाती है। अब देखो, एक तो नेचुरल कॉज है सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करने के लिए, और एक है मैन मेड कॉजेस। ये थोड़ा सा देख लेना कौन कौन से हैं, शॉर्ट में ऐसा लिख देना, ठीक है, अगर आए तो। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या क्या है एंड प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या क्या है, ये पूछ सकते हैं एक साथ, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो पहले तो आप सॉइल इरोजन एक्सप्लेन कर देना, व्हाट इज सॉइल इरोजन, उसके बाद ये एक्सप्लेन कर देना व्हाट इज सॉइल डिग्रेडेशन, और उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। तो अब क्या मैन मेड कॉजेस क्या क्या है सॉइल डिग्रेडेशन के, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हम इसको कहते हैं जब हम बहुत ज्यादा तेजी से फॉरेस्ट को कट करने लगते हैं, जैसे कि फॉर यूज ऑफ वुड। अब हमें लकड़ियों की जरूरत है ना ह्यूमन बींग्स को, आग जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियों का बहुत यूज करना है, उसके लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पेड़ को काटना शुरू कर दिया है। तो जब ज्यादा पेड़ कटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ज्यादा ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, जंगलों को खत्म कर रहे हैं, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ वुड, यानी बहुत ज्यादा लकड़ी काटना, जैसे कि अभी मैंने कहा कि लकड़ी काटा जाता है फ्यूल के लिए या फिर फर्नीचर के लिए या घर भी बनाने के लिए, जिस भी पर्पस के लिए जब बहुत ज्यादा लकड़ी काटोगे तो क्या होगा, ये लैंड खाली हो जाएगी, लैंड खाली हो जाएगी तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, केमिकल फर्टिलाइजर सेकेंड या फर्स्ट क्लास में देखा था, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के यूज होने से कैसे सॉइल की क्वालिटी घट जाती है। क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो दे आर वेरी प्रोडक्शन टॉक्सिक, ज्यादा होगा बट ये हार्म करेगा, ये हार्म करेगा। हम हमने देखा ना कि, प्रोडक्शन बस ज्यादा होगा। हाँ बस प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ये भी सॉइल की क्वालिटी को खराब कर देगा। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, ये भी हमने पढ़ा था, क्रॉप रोटेशन पढ़ा था हमने, है ना। वो भी प्रॉपर वे में अगर फार्मर्स नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो इससे भी सॉइल की क्वालिटी घट जाती है। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन हमने पढ़ा था ना। यस मैम, मल्टीपल क्रॉपिंग। वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, आई वाज जस्ट चेकिंग कि आप अलर्ट हैं या नहीं, मैं ये देखना चाह रही थी। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान दे रहे हैं इस बात पे, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आई थिंक उस क्लास में शायद एब्सेंट थे। तो इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, देखो क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होती है, क्रॉप रोटेशन में फार्मर्स जो है क्या करते हैं, कोशिश करते हैं लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सॉरी ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि एक साल में सपोज आप एक लैंड पे राइस ही ग्रो कर रहे हो, ठीक है ना,
और आप कोई और चीज नहीं ग्रो कर रहे हो। पहले ऐसा होता था कि एक साल में एक लैंड पे राइस ही ग्रो करेंगे, लेकिन अभी पैडी राइस या पैडी बोल दो उसको, वो ग्रो करेंगे। लेकिन फिर फार्मर्स, ये जो मॉडर्न टेक्निक्स आई तो ऐसा भी हुआ कि एक ही फार्म में हम एक साल में 2-3 क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्योंकि वीट और राइस HYV सीड्स जब आई तो हमने सबसे ज्यादा किसका यूज किया, वीट और राइस का। तो फार्मर्स ने किसका यूज करना शुरू कर दिया, एक सपोज फर्स्ट टाइम में राइस के सीजन में राइस ग्रो करते थे उसी फील्ड में, एक ही खेत में। और जब वीट का सीजन आता था, जिसको रबी कहते हैं, रबी सीजन आता था, तो उस टाइम में वो लोग वीट ग्रो करते थे। इस तरह से वीट और राइस एक ही लैंड में ग्रो करने लगे। लेकिन मोस्टली इनका एम्फेसिस क्या था, सिर्फ वीट और राइस पे था, और बाकी क्रॉप्स को छोड़ दिया गया। तो जब बाकी क्रॉप्स को छोड़ दिया गया, स्पेशली लेग्यूमिनस क्रॉप्स को, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, जैसे ग्राम हुआ, चना जिसको कहते हैं, या पी मटर जिसको कहते हैं, ये सारे क्रॉप्स पे फार्मर ने कोई एम्फेसिस दिया ही नहीं, प्रॉपर तरह से क्रॉप रोटेशन नहीं किया। तो ये इससे क्या हुआ, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है ना। दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नेचुरली ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लिए। तो ये नेचुरली फिक्स करते हैं, ठीक है ना। अब नेचुरली फिक्स करते हैं तो हमें पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती है, उस खेत में हमें ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अब फार्मर्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स का यूज नहीं कर रहे थे, तो वो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ गया, जिससे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड कर गई। तो इन प्रॉपर क्रॉप रोटेशन में आप क्या कह सकते हो कि emphasis was on growing only one or two variety of H HYV seeds, ठीक है ना। थ्रू आउट द सीजन एक या दो ही वैरायटी HYV सीड्स के ग्रो किए जा रहे थे। अब जो ऐसे वैरायटीज थे जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सकती थी, उसको यूज नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन तो हो रहा था, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा था, इट वाज इम्प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम से भी सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है या सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। इम्प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, जैसे कि आप कह सकते हो कि इम्प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ ना उसका, इरिगेशन फैसिलिटीज का, जैसे कि ज्यादा एम्फेसिस क्या चीज पे दे रहे थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, ये लार्ज डैम्स पे दे रहे थे। तो इरिगेशन सिस्टम के लिए डैम्स तो यूज हो रहे थे ना इरिगेशन के लिए, लेकिन इट वाज नॉट प्रॉपर, क्योंकि इसकी वजह से कितना सारा लॉस हुआ, हमने कल ही देखा कितना सारा लॉस हुआ जब लार्ज डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ। तो ये लार्ज डैम्स से भी सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इस तरह से मैन मेड कॉजेज हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, डिफॉरेस्टेशन है, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ वुड है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स है, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन है, और इम्प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है। ये सारे लैंड डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। और नेचुरल अगर पूछेगा तो नेचुरल इज वेरी इजी, आप बता देना, दिमाग में सोचना कि टॉप लेयर क्या क्या चीज से रिमूव हो सकती है। सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल क्या क्या चीज से रिमूव हो सकती है। एक्सेसिव रेन लिख सकते हो, बहुत तेज बारिश होगी तब भी बह सकता है ऊपर लेयर मिट्टी का। फ्लडिंग होगी, बाढ़ आएगा तब भी ऊपर का सारा लेयर बह जाएगा, अर्थक्वेक से बह जाएगा, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर देना। सो ऑल दीज लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। आपको दोनों बातें पता चल गई, सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन। नाउ द थर्ड वन इज डेजर्टिफिकेशन। 3 टॉपिक्स हैं ये, आज हम 3 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। एक है डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन नाम ही सुन के डेजर्ट आ जाता है ना दिमाग में, जैसे हम डेजर्टिफिकेशन सोच रहे हैं तो डेजर्ट आ गया ना। तो देखो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन इज सिंपली द प्रोसेस जो कि फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स इज अ प्रोसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, जिसकी वजह से डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है या डेजर्ट्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना। ज्यादा बनते हैं डेजर्टिफिकेशन। और ये डेजर्टिफिकेशन भी नेचुरल हो सकता है, कोई नेचुरल फिनोमिनन की वजह से, या फिर मैन मेड रीजंस की वजह से भी हो सकता है। मैन मेड यानी ह्यूमन बींग्स जैसे न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं या डैम्स बिल्ड करते हैं, इन सब की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन होगा। नेचुरल भी बहुत सारे नेचुरल वेज हैं जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन होता है। तो देखो क्या क्या तरीके हैं डेजर्टिफिकेशन के, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, एक बार रीड करो आप लोग, जस्ट रीड इट अलाउड बोथ ऑफ यू। यासिर एंड शायान। Desertification is a process leading to the formation of deserts. नो, आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक है।
यहाँ Yes. पे मैंने लिखा है कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पे 5 कॉजेज मेंशन किए हैं, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। आप ये पांचों का नाम मुझे रीड करके बताओ जो सर्कल्स में लिखे हुए हैं। Farming practices, deforestation, climate change, urbanization, overgrazing. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो ये जो है, ये हमने बात की डेजर्टिफिकेशन की। डेजर्टिफिकेशन क्या है वो समझ में आ गया। देखो Yes, ma'am. और क्यों होता है, कैसे हो सकता है, कॉजेस मतलब क्या क्या चीज डेजर्टिफिकेशन कॉज कर सकती है। देखो एक है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत जगहों पे है ये। क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स को ना जैसे घास खाने के लिए या कोई भी पौधा खाने के लिए एक ही जगह पे बहुत सारे एनिमल को एक ही स्पॉट पे छोड़ दिया जाता है। तो जब एक ही स्पॉट पे बहुत सारे एनिमल्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सारे प्लांट्स को खा जाते हैं, ठीक है ना। सारे प्लांट्स को खा जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो सारे प्लांट्स ग्रो बैक करें इतनी जल्दी, ठीक है ना। तो जो एक पूरा जो वो जो बायोम होता है वो लूज हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इट लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। वहां पे कोई पौधा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है उससे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। द सेकेंड वन इज डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे एक डिफॉरेस्टेशन मेंशन किया हुआ है। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि जब लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में मूव करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, या उन्हें ट्रीज चाहिए घर बनाने के लिए या कुछ और भी काम करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को कट कर देते हैं या ट्रीज को कट कर देते हैं। तो जब कट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, यानी फॉरेस्ट कट हो जाती है। और जब फॉरेस्ट कट हो जाते हैं तो दे रिजल्ट इन डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना, डेजर्ट बन जाता है फिर वो वहां पे। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है डेजर्ट है। डेजर्ट में क्या है, कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक सूखी मिट्टी के, कुछ भी नहीं होता है ना डेजर्ट में, ठीक है। अब फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमने पढ़ा ना कि हम लोग जब फार्मर्स इंडिया में आजकल क्या है, बहुत तेजी से न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। तो ये न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से क्या हुआ है कि लैंड की जो एसेंशियल मिनरल्स थे वो सारे भी रिमूव होने लग गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जब वो रिमूव हो जाते हैं तो डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्ट और तेजी से बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो यू कैन से कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन होता है। कैसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जैसे फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ताकि हमारे क्रॉप यील्ड्स बढ़ते चले जाए और जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाए। पहले अगर एक साल में कुछ ये हो रहा था तो अभी चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में 6 महीने में कुछ हो जाए। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, और ज्यादा जब यूज करोगे तो वो सॉइल को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग रन में क्या होगा कि सॉइल जो मिट्टी बहुत फर्टाइल थी, अच्छी थी, लॉन्ग रन में वो सूखी हो जाएगी, एरिड हो जाएगी, और फिर वो अब सूटेबल नहीं होगी फार्मिंग के लिए। लॉन्ग रन में बहुत सालों बाद, सपोज आज आज तुमने बहुत सारा डाल दिया पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड किसी भी क्रॉप ग्रो करने के लिए, लेकिन आज से 6 साल बाद या 8 साल बाद जब तुम देखोगे उस मिट्टी को तो उसकी क्वालिटी बहुत डिग्रेड कर चुकी होगी, वो बहुत डैमेज हो चुका होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा फिर, इट विल नो लॉन्गर बी सुटेबल फॉर फार्मिंग प्रैक्टिस। आपको एक वो लैंड में हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब क्योंकि इतना ज्यादा डैमेज हो गया है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, जब फार्मिंग ही नहीं होगी, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो डेजर्ट ही बन जाएगा ना। तो यू कैन से कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस due to excessive use of fertilizers and pesticides has also led to the formation of deserts, ठीक है, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब To develop सिटी, more cities. यस, अर्बन होता है सिटी, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा सिटी बनना। तो जैसे 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 आप देखो गांव के इलाके भी जो है, गांव के जो एरियाज हैं आपने देखा होगा, कहीं पे भी देखिएगा वो भी अब क्या हो रहे हैं, सिटीज में डेवलप हो रहे हैं, है ना। या Yes, बहुत ज्यादा अर्बन हो रहा है, टाउन्स की तरह बनते चल जा रहे हैं। अब गांव वैसा नहीं है पहले जैसा, आपने सुना है या देखा भी होगा, हमेशा कहा जाता है कि अब सारी फैसिलिटीज गांव में अवेलेबल है। पहले जैसे घर नहीं है वहां पे, पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, अब वो सब नहीं है। अब सारी फैसिलिटीज आपके गांव में मौजूद है ना। तो क्या हो रहा है कि अब जो एरियाज है बहुत ज्यादा अर्बन होते जा रहे हैं, सिटी जैसे होते जा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि अब जब और सिटीज भी बनती चली जा रही हैं,
आपने देखा है बहुत सारी प्लेसेस आप जानते होंगे, जैसे नोएडा था, दिल्ली में नोएडा है दिल्ली के पास, पहले वो बिल्कुल ही वैसा था, वहां पे कुछ भी नहीं था। अभी क्या है, वहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सब है। तो क्या होता है जब आप ऐसा करते हो तो प्लांट्स तो कम ग्रो करोगे ना, जब अर्बनाइजेशन करोगे तो प्लांट्स के लिए तो जगह बचेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करोगे, आप ऑफिसेस बनाओगे, तो प्लांट्स के लिए कहाँ जगह होगी। तो इट विल ऑल्सो लीड टू डेजर्टिफिकेशन, जब प्लांट्स ही नहीं ग्रो करोगे तो डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, अर्बनाइजेशन भी है। अनदर इज क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है डेजर्टिफिकेशन में, ठीक है ना। जैसे जैसे अच्छा, क्लाइमेट चेंज क्या राजस्थान है में आप मैम, जानते हैं? यस। राजस्थान में जो क्लाइमेट चेंज हुआ था उसके कारण वो जो डिजर्ट बन गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्लाइमेट चेंज जान रहे हो क्या होता है? अच्छा ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का डिटेल्स हमें नहीं जानना है, मैं बेसिक बस बता देती हूँ। देखो जो टेम्परेचर्स होते हैं ना, मौसम के जो टेम्परेचर्स, जो वेदर का होता है, वेदर पैटर्न होता है या टेम्परेचर होता है किसी भी डे का, जब उसमें चेंजेस आने लगे, दूसरे तरह के चेंजेस, जैसे आपने सुना होगा आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, अभी टेम्परेचर बहुत राइज हो रहे हैं, 50 डिग्री जा रहा है, 60 डिग्री जा रहा है, सुनते हैं ना ये सब। जब गर्मियों के टाइम में हम लोग के यहाँ कहा जाता है ना कि पहले तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब तो बहुत गर्मी है। अब देखो इतनी गर्मी है कि एसी लगा रहे हैं, पंखे लगा रहे हैं, पहले लोग बिना एसी पंखे के रह जाते थे, ठीक है ना। तो ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये जो शिफ्ट हो रहा है ना टेम्परेचर्स में, लॉन्ग टर्म शिफ्ट जो हो रहा है, इसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये नेचुरली भी हो सकता है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है। जैसे आप कह सकते हो कि कोल जलाया जाता है, कोयला जिसको कहते हो, या फॉसिल फ्यूल्स में जैसे ऑयल एंड गैस है, ये सब का यूज किया जाता है। इन सब की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो बहुत ज्यादा जब हीट जनरेट होती है तो टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, ठीक है। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज आएगा ना। पहले जब देखो कहीं पे, पहले क्या होता था, पहले कहीं पे बारिश नहीं होती थी किसी सीजन में, अभी जो है एकदम लगातार बारिश हो ही जा रही है, किसी कहीं पे एकदम अजीब वेदर में चेंजेस आ गए हैं। पहले किसी से कहाँ कहाँ पे कभी ठंडक हुआ करती थी, एक्सट्रीम ठंडक हुआ करती थी, सपोज दार्जिलिंग की हम बात करते, पहले वहां पे बहुत एक्सट्रीम ठंडक हुआ करती थी, यू नो। अभी क्या हुआ, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ते चले गए, अभी भी ठंडक होती है, लेकिन अब पहले जैसी ठंडक नहीं होती है। तो क्या हुआ, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हुआ, या फिर आपको और भी बहुत सारे चेंजेस आए, नेचुरली भी बहुत सारी चीजें हुई। रेफ्रिजरेटर्स हम यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं, इन सब की वजह से क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंजेस होने लग गए। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, प्लांट्स का ग्रो करना डिफिकल्ट हो गया, ठीक है ना। अब जब प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे तो दे विल लीड टू डेजर्ट्स, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर डेजर्टिफिकेशन, फॉर द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो जैसे जैसे दिन गर्म होते जाएंगे, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, तो क्या होगा, ड्रॉट। ड्रॉट जानते हो, सूखा पड़ना, सूखा पड़ने लगेगा, है ना। अकाल आ जाएगा। अकाल जब होता है, देखा है अकाल, देखा है कभी मूवीज में कैसे सूखा पड़ जाता है, खाने को कुछ नहीं होता है, पेड़ में कोई फ्रूट्स नहीं ग्रो कर पाते, कोई फूड ग्रेन्स नहीं ग्रो कर पाते, एकदम सूखा पड़ जाता है, उसको कहते हैं ड्रॉट। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करेगा तो ड्रॉट्स भी बहुत ज्यादा होने लगेंगे, और जब ड्रॉट बहुत ज्यादा होने लगेगा तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ता चला जाएगा, डेजर्ट्स और ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज डेजर्टिफिकेशन। सो वी टॉक अबाउट थ्री थिंग्स, सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। ये सारी चीजें जो हैं, ये सब किसकी वजह से हो रही है, कुछ मैन मेड रीजंस की वजह से हो रही हैं और कुछ नेचुरल वजह से हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख लिए इनको, ये सब इजी है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड, अब हमें देखना है कि सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन, ये जो तीन चीजें हमने पढ़ी, सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अब हमें ये देखना है, ठीक है। देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जब डेजर्टिफिकेशन होगा यानी डेजर्ट्स और ज्यादा बढ़ने लगेंगे, ज्यादा डेजर्ट्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा,
कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा? अब प्लांट्स तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, डेजर्ट होगा तो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं तब तो टेम्परेचर कूल होता है, थोड़ा ठंडा होता है ना, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, जिसकी वजह से थोड़ी ठंडक होती है। अब क्योंकि हम प्लांट्स और ट्रीज नहीं ग्रो कर रहे हैं तो टेम्परेचर में राइज हो जाएगा, जहाँ पे पहले 25 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, अब वहां पे 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का राइज होगा तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और जब क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होता है, वो तो आप समझ गए। तो ये जब क्लाइमेट चेंजेस होता है इसकी वजह से भी जो है हम प्लांट्स को प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब देखो अनदर रीजन ऑफ डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या होगा, जब डेजर्ट बन जाएगा, जब पौधे ही नहीं रहेंगे सॉइल में, तो क्या होगा, फ्लड्स भी बहुत ज्यादा आने लगेंगे और ड्रॉट्स भी बढ़ जाएंगे, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस इसमें कहा, ड्रॉट यानी सूखा पड़ने लगेगा, ज्यादा सूखा पड़ने लगेगा। और जब सूखा पड़ने लगेगा तो क्या होगा, एनिमल्स को भी खाने के लिए कुछ नहीं होगा, वो भी भूखे मरने लगेंगे। जब जंगल में कुछ होगा ही नहीं, पेड़ पौधे सूख जाएंगे बिल्कुल, तो जानवरों के पास भी तो कुछ नहीं होगा ना खाने के लिए, तो उनके लिए भी लॉस होगा, ह्यूमन बींग्स के लिए भी लॉस होगा, क्योंकि फूड ग्रेन्स अब ग्रो नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा फॉरेस्ट जल चुका होगा। टेम्परेचर राइज होता है तो फॉरेस्ट फायर्स भी होते हैं, पूरा का पूरे जंगल में आग लग जाती है, पूरा फॉरेस्ट बर्बाद हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा, कभी न्यूज अगर देखिएगा, फॉरेस्ट फायर्स बहुत कॉमन है वहां पे, ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर या जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं ना उनकी वजह से। तो इन सब की वजह से क्या होगा, अगर डेजर्ट सबसे बड़ा फैक्टर है कि टेम्परेचर राइज करेगा, विच विल लीड टू क्लाइमेट चेंज, और इंसिडेंट ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट बढ़ते चले जाएंगे, ज्यादा फ्लड आएगा और ज्यादा सूखा पड़ने लगेगा। अच्छा देखो, नेचर्स कैपेबिलिटी ऑफ बैलेंसिंग द नेचुरल फ्यूरी ऑफ विंड, रेन एंड टाइड्स डिक्रीजेस। ठीक है, क्या होगा, जब आपके जमीन में पेड़ पौधे नहीं लगे होंगे ना, कुछ भी नहीं होगा, तो जब आंधी चलेगी, तूफान आएगा, तो उसको आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। पेड़ पौधे से क्या होता है, थोड़ा सा आंधी तूफान बैलेंस हो जाते हैं, इतनी तेजी से नहीं आ पाते हैं, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, जब आंधी आएगी, अगर बहुत स्ट्रांग कोई बड़ा पुराना पेड़ लगा हुआ है तो वो थोड़ा सा आंधी को रोकेगी, है ना। और एकदम खाली जमीन होगी तो तेजी से आंधी आएगी, या बारिश भी होगी तो पूरी मिट्टी को बहा देगी, आपकी जो टॉप लेयर है सॉइल की उसको पूरा बहा देगी, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं अब, क्योंकि डेजर्ट बन चुका है तो कुछ भी अब बैलेंस नहीं हो पाता है। दूसरा, सॉइल इरोजन की वजह से, हमने कहा था सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है कि टॉप लेयर ऑफ सॉइल हट जाती है, इरोड हो जाती है। तो जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल इरोड हो जाती है, अगर 1 इंच से भी इरोड हो जाती है, 1 इंच बहुत कम होता है, छोटा होता है, इस टॉप लेयर अगर इतनी सी भी हट जाती है, तो जानते हो इट टेक्स ऑलमोस्ट 50 years टू रीग्रेन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। 50 साल लग जाते हैं अगर टॉप लेयर हट जाए तो उसकी क्वालिटी को वापस लाने में। तो सोचो कितना लॉस हो जाएगा, सॉइल की क्वालिटी कितनी खराब हो गई, अब आप वहां पे प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाओगे, है ना। एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। एग्रीकल्चर बल्कि इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि फर्टाइल टॉप सॉइल नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। अब क्योंकि फर्टाइल टॉप सॉइल हट गया है तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब डेजर्टिफिकेशन होगा तो क्या होगा, बैरन हो जाएगी लैंड। बैरन मतलब खाली हो जाती है, सूखी हो जाती है, वहां पे कुछ भी नहीं होता है। तो जब बैरन लैंड होगी, बैरन लैंड मतलब वहां पे लेस ट्रीज होंगे। तो जब लेस ट्रीज, देखो ट्रीज जब होती हैं तो उनकी रूट्स डीप जाती है ना सॉइल में, मिट्टी में, तो जब रूट्स डीप जाती है ना मिट्टी में तो वो मिट्टी को बांध के रखते हैं। तो जब आंधी तूफान आता है तो थोड़ा सा मिट्टी रुकी रहती है, बहती नहीं है, क्योंकि उसके रूट्स, ट्रीज के रूट्स, स्ट्रॉन्ग रूट्स ने उन्हें होल्ड किया हुआ है। ठीक है ना, जब ट्रीज लगाते हो ना तो, और जब बहुत आंधी आएगी, तूफान आएगी, तो मिट्टी एक बार में नहीं बह पाएगी, क्योंकि उसके रूट्स ने होल्ड किया हुआ है। लेकिन जब वहां पे बैरन लैंड होगी, ज्यादा ट्रीज नहीं होंगी, या बिल्कुल नील ट्रीज होंगी, होंगी ही नहीं, जीरो ट्रीज होंगी, तो क्या होगा, आराम से टॉप लेयर रिमूव हो जाएगी। जब आराम से ऊपर का टॉप लेयर रिमूव हो जाएगी तो डेजर्ट्स बन जाएंगे, है ना, दे विल रिजल्ट इन डेजर्ट्स। तो दीज आर सर्टेन चेंजेस जो कि आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमने अब पिछली क्लास में, 2-3 क्लासेस में भी डिस्कस किए, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ड्यू टू मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स। और तीसरा हमने बताया कि उन सब की वजह से क्या क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम
इकोसिस्टम को मेंटेन कर सके, जो अच्छा क्यों है ये सके, ये जो हाँ इतने लॉसेस हो रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी यस आवाज आ मैम। रही? ओके। तो देखो अब क्योंकि इतने लॉसेस हमने देखे कि मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से ये लॉस हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स की वजह से ये हो रहा है, या सॉइल इरोजन हो रहा है, और फिर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो इन सब को तो अब हमें मेंटेन करना होगा ना, राइट? तो इसको मेंटेन करने के लिए सर्टेन मेजर्स लिए जाएंगे, जो कि हम कल देखेंगे, आज तो नहीं देखेंगे, कल देखेंगे कौन कौन से मेजर्स लिए जाते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्यों लिए जाएंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द इकोसिस्टम? देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए, एक बार देख लो। सबसे नंबर वन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिजर्व द सॉइल क्वालिटी। अभी हमने डिस्कस किया कि सॉइल क्वालिटी घट जाती है ड्यू टू सॉइल इरोजन। जब होता है तो ऊपर की टॉप लेयर घट जाती है, रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमस भी हट जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सके, सॉइल की क्वालिटी घटने नहीं दें, सॉइल के का डिग्रेडेशन होने से रोके। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन करने का ये है कि हम सॉइल क्वालिटी को प्रिजर्व कर सके। प्रिजर्व कर सके मतलब मेंटेन कर सके, ठीक है? अच्छा, टू कंजर्व द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। अच्छा देखो, पॉल्यूशन वगैरह भी बढ़ गया है ना, जो हमने देखा था पिछली क्लासेस में। इन सब की वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन भी हमने डिस्कस किया, कैसे कैसे पॉल्यूशन हो रहा है। तो अब क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट भी खराब हो गया। अब पॉल्यूशन हो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है ना, पॉल्यूशन इज नॉट गुड। तो इसको भी रिमूव करना मेन मकसद है हमारा। तो अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व द क्वालिटी ऑफ environment. The third is to arrest the process of desertification. अभी हमने डिस्कस किया ना डेजर्टिफिकेशन की क्या क्या लॉसेस हैं। तो अभी हमारी कोशिश क्या होगी इकोसिस्टम मेंटेन करने में, कि अरेस्ट मतलब रोकना। यहाँ पे अरेस्ट का मतलब है रोकना, कि हम ये डेजर्टिफिकेशन को कम कर सके या रोक सके जितनी तेजी से। अभी जो है ना आजकल क्या है, डेजर्टिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है ड्यू टू ये जो मैन मेड रीजंस मैंने आपको बताया है, जो नेचुरल रीजंस बताया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डेजर्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को रोकने की भी हमारा मेन मकसद यही है कि हम इस प्रोसेस को भी रोक सके, ठीक है ना? टू मेक बोथ द एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबल। ये यही सारी बातें हैं। जैसे एग्रीकल्चर कैसे सस्टेनेबल होगी, मेंटेन कैसे होगी? जब क्वालिटी ऑफ सॉइल अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, क्रॉप्स अच्छे ग्रो करेंगे। जब सॉइल में ह्यूमस होगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल को जो कि हमें चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल को। जब ये सारे मिलेंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर की तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, फूड ग्रेन्स अच्छे होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा फूड ग्रेन्स का। इसी तरह से एनवायरनमेंट को भी हमें सेफ करना है, ठीक है ना? ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करके, या कुछ भी उसके और भी सॉल्यूशंस हैं जो हम देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स की वजह से कितना लॉस हो रहा था, तो वो सबको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं वो देखना है। इसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी है। और जब ये सारा कुछ आप कर पाओगे, सॉइल क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट मेंटेन कर पाओगे, डेजर्टिफिकेशन को रोक पाओगे, तो आप क्या करोगे, जो हमारी नीड्स है, प्रेजेंट जनरेशन जो आजकल के लोगों की नीड है, और जो फ्यूचर जो अब आने वाली जनरेशन है उनकी भी नीड्स को आप प्रिजर्व कर सकोगे। अदरवाइज क्या होगा, सारी ट्रीज अगर कट हो जाएंगी, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन जब आएगी, हमारे बाद की जब जनरेशन आएंगी, तो उनको बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस का शिकार होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज कर जाएंगे, इतना राइज कर जाएगा कि पानी सूखने लगेगा, ठीक है ना? इस तरह से उनका पूरा इन्वायरमेंट एकदम डिसबैलेंस, कोई बैलेंस नहीं रहेगा इन्वायरमेंट में, और भी बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो हमारा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द इकोसिस्टम, ताकि जो हम प्रेजेंट जनरेशन भी उसका सही यूटिलाइजेशन कर सके, और जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका सही यूटिलाइजेशन कर सके। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेना, ठीक है ना? एंड टुमारो वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिजर्व, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, कैसे वाटर मैनेजमेंट हो सकता है, ये सब कुछ हम कल देखेंगे, ठीक है ना?